नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और हम लोगों ने जो तय किया था कि प्रीलिम्स का बात करेंगे, तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। तो 2011 से लेकर के 2025 तक का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार में 5 ही क्वेश्चन को हम रख रहे हैं ताकि कम समय में चीज़ें खत्म हो जाए और आपको भी देखने में परेशानी ना हो। और ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता, याद रहना चाहिए। इन्हें से बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, पढ़ते हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, अब सही है गलत का बाद में देखते हैं। दूसरा कथन पढ़ते हैं कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बात सही है, जो दूसरा कथन हो बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास उगाने की विधि का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को पता था। जब पता था तो कपास भी उगते थे और वस्त्र भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो पहला दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। अब पहला देखते हैं। जो पहला है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। सबसे पहले बात करते हैं कि लौकिक सभ्यता आखिर होती क्या है। देखिए, लौकिक सभ्यता का जो उद्देश्य होता है ना, जो पर्पज होता है, मानव जीवन को बेहतर बनाना है। किसको बनाना है? मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, मानव जीवन को बेहतर बनाना है। तो मानव जीवन के कल्याण के लिए ही लौकिक सभ्यता, लौकिक सभ्यता में बेसिकली मानव जीवन के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है और मानव जीवन को बेहतर बनाया जाता है। तो कैसे बेहतर बनाया जाएगा? तो शिक्षा से, शिक्षा से, तर्क से, विज्ञान से, तकनीक से ही मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन सब चीजों में जब हो तो लौकिक सभ्यता। हाँ, एक और बात ध्यान देना है कि लौकिक सभ्यता में धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है विज्ञान, तकनीक, शिक्षा को दिया जाता है। ठीक है, धर्म वर्चस्वशाली नहीं होता था। तो सिंधु सभ्यता की, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है कि मूर्ति पूजा लोग करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, वृक्ष की भी पूजा करते थे। लेकिन सब कुछ धर्म से तय होता था, ऐसा नहीं है। उसमें अगर बात किया जाए, उस समय नगरीय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी अच्छी थी, जो जल की निकासी प्रणाली थी, जो नाली की व्यवस्था था, वो भी अच्छा था। क्यों? सब तकनीक से बना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनागार की, जहाँ पे अन्न वगैरह रखे जाते थे। तो क्यों? मतलब बढ़िया से, वेल, अच्छे से उसको बनाया गया था ताकि अनाज वगैरह खराब ना हो। तो कहने का मतलब था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वहां की जो सामाजिक संरचना थी बहुत अच्छी थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह भी सही है, वहां पे धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी तरह से एक एक कथन को समझाया जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम टॉपिक को अलग से पढ़ाएंगे, जो फिल्म्स को पूरा तरह से कवर करेगा। आपको अलग से रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरा नोट्स देख लीजिए, उसी से आपको काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिल्म्स में क्या होता है ना, कम समय में चीजों को जल्दी से रिवीजन करने के लिए बेहतर होता है। तो मेरा बस फोकस है फिल्म्स। जो भी नोट्स दिया जाएगा वो फिल्म से संबंधित होगा, ना कि मेंस से संबंधित। हाँ, हो सकता है कि मेंस से उससे फायदा होगा, लेकिन मेरा मुख्य फोकस रहेगा फिल्म्स को लेकर के। चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि धर्म रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है उससे बात करते हैं कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी।
ठीक है, संकल्पना था। दूसरा कथन पढ़ते हैं कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि धर्म और रीत में अंतर क्या है। ठीक है, तो जो रीत होता है ना, वह एक प्राचीन वैदिक अवधारणा है। अवधारणा मतलब एक विचार है। ठीक है, तो एक आप कथन सुने होंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल रीत मतलब अयोध्या जो निवासी थे, जो दशरथ कैकई को मतलब वचन दे दिए थे, तो भले वह मर जाएंगे लेकिन वचन को तोड़ते नहीं थे वो। तो रीत मतलब होता है नियम, परंपरा। परंपरा चली आ रही है कि हम आपको वचन दे दिए कि हम आपके लिए जान भी दे देंगे, वही वचन निभाएंगे, लेकिन निभाएंगे भले उसके लिए जान चली जाए। तो उसी पर आया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रीत मतलब होता है नियम। ठीक है, नियम। तो नियम क्या है ना कि अपना जो प्रकृति है, अपना जो सृष्टि है, उसका एक अपना नियम है। उसी नियम से वह चल रही है। अगर उस नियम से उसमें छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। जैसे मानव क्या है कि हस्तक्षेप कर रहा है उसमें, सुनामी आ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं घट रही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो नियम से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो आपको नियतिवाद और निश्चयवाद और संभववाद में पता होगा, तो उससे भी यह चीज समझ में आ जाएगी। तो हम बात करते हैं ना कि रीत रीत क्या है कि नियम। तो सृष्टि का अपना नियम है। जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ऋतु का परिवर्तन होना, ये सब क्या है? प्रकृति से, प्रकृति क्या है? पृथ्वी 24 घंटों का एक चक्कर लगाती है, तो उसमें दिन और रात हो रहे हैं, सब क्या है? अपने नियम से चल रही है। तो कहने का मतलब है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था। बिल्कुल, विधान मतलब नियम था। क्या था? मोरल लॉ। लॉ मतलब नियम था जो सृष्टि मतलब संसार और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बिल्कुल, तो ये आपका दूसरा सही है। अब आते हैं धर्म। धर्म क्या है? धर्म जो है ना, धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह रीत से हुई है। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति जो हुई है वो रीत से हुई है। धर्म से मतलब है आचरण से, नैतिक से, कर्तव्य से। ठीक है, धर्म से मतलब है आचरण, नैतिक, कर्तव्य। मतलब आप अच्छे आचरण कीजिए, अच्छा नैतिक बर्ताव कीजिए, मोरल आपको वैल्यू होना चाहिए। कर्तव्य जो है, धर्म क्या है? कर्तव्य, वो कर्तव्य पे जोर दिया जाता है। धर्म का मतलब होता है ना कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन आजकल धर्म का उपयोग समाज में अव्यवस्था फैलाने के लिए किया जाता है। आप देख ही रहे हैं कि ठीक है, जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो धर्म से जोड़कर हो रहे हैं। ठीक है, खैर उस पर चर्चा नहीं करते, इस पर बात होते हैं। तो धर्म में क्या दिया जाता है कि नैतिक कर्तव्यों पर जोर दिया जाता है, आचरण पर जोर दिया जाता है। तो पहला क्या कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो यह भी क्वेश्चन कथन सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बोथ। ठीक है, देखिए एक एक टॉपिक को, एक एक कथन को हम अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। और धर्म क्या है आपको हम बता दिए, इसको आप लिख सकते हैं। रीत क्या है इसको भी बता दिए, आप इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा में ताकि आपको काम आएगा। अब बात कर तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुई है? देखिए ऑप्शन में है, देखिए यहाँ भी बात की यूनिवर्सल लॉ की, वहां भी बता रहे हैं कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो लॉ से हुई है। तो यहाँ भी ट्रूथ तो होगा नहीं। अब भाई शब्द से क्या सृष्टि रचना थोड़े होता है, विश्वास से सृष्टि रचना थोड़े होगी, और आत्मा से संसार रचना थोड़े होगी। तो क्या होगा? नियम चाहिए, किसी भी सृष्टि रचना के लिए नियम चाहिए। हर चीज एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। ठीक है, हम जो बेजुबान है वो भी ढंग से खाना खा लेता है, उसको भी खाना मिलता है, जिसको जुबान है उसको भी खाना मिलता है। तो क्या है, सब नियम से चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है, पालन पोषण है, वो लॉ से, एकदम लॉजिक से है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था कि हाँ सृष्टि रचना क्या हुई है कि नियम से हुई है। जो सृष्टि चल रही है वो एकदम नियम से चल रही है, अपने आप अनुसार चल रही है। तो इसमें भी बात होगी लॉ की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ दिया भी है आंसर ए। खैर, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो
भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो 19वीं शताब्दी में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन से कारण थे विद्रोह के, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो कथन सही है उसको सही करना है। तो पहला है कथन, देखते हैं कि भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, वाला ऑप्शन वाला कथन ही है। दूसरा ऑप्शन है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रभाव। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ठीक लग रहा है। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधान। देखिए ये सही लग रहा है। देखिए सारे ऑप्शन सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही, गलत कोई नहीं है। लेकिन इसमें हमको देखना है ब्रॉड, जो सभी को कवर कर जाए। ठीक है, जो सबको समाहित कर ले, उस तरह का हमें कथन देखना है। कथन तो सब सही लग रहा है। ठीक है, आइए सबको अब देखते हैं। जो दूसरा है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रभाव। ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्रों में जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है, सबका मुख्य कारण यही रहा है कि हाँ विदेशी जाके वहां पे धर्म प्रचार कर रहे थे इसलिए विद्रोह कर दिए, नहीं है। हाँ यह एक कारण हो सकता है, लेकिन सभी जनजातीय विद्रोह के लिए यही कारण हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जितना भी जनजातीय विद्रोह है ना, उसका कारण पूछ रहा है। तो उसका एक कारण केवल यह भी तो नहीं हो सकता है केवल विदेशी धर्म प्रचारक, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ था ना, तो उसका जो मुख्य कारण था ना, मुख्य कारण उसकी जो भू व्यवस्था थी, भूमि संबंधी व्यवस्था थी, उसमें आपका हस्तक्षेप, इसमें अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा था, जनजातियों की जो भू संबंधी व्यवस्था थी, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसमें अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा था तो उसको दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि आप लॉजिक्स देखिए ना कि आपका जो जीने का तरीका है, आपकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो आपको दुख तो होगा ही ना। बिल्कुल दुख होगा, क्यों नहीं होगा। तो इस तरह की, अब उनको भी हस्तक्षेप कर रहा था, उनको भी दिक्कत हो रहा था, इसलिए विद्रोह कर रहे थे, तो भी खत्म हो गया। सी देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ठीक है, यह एक कारण हो सकता है, लेकिन यही कारण हो कि हाँ पूरे जितना भी जनजातीय विद्रोह हुआ है उसका एक ही कारण हो, नहीं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ये केवल मतलब छोटा है, संक्षिप्त रूप है, हमको ब्रॉड देखना है। दूसरा, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। ठीक है, यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यही कारण हो पूरा विद्रोह करने के लिए यह नहीं है। क्योंकि अभी बताया ना कि उनको मुख्य रूप से दिक्कत क्या था, उसका जो भूमि संबंधी व्यवस्था थी, उसका जो सामाजिक व्यवस्था थी, अगर उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, उसमें कोई रोड़ा डाल रहा है, तो विद्रोह करेंगे। ऑप्शन डी देखिए, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधान, पूर्ण रूप से विधान कि भाई आपका जो व्यवस्था है उसको हम नहीं मान रहे, संपूर्ण रूप से हम खत्म करना चाहते हैं, इसलिए विद्रोह हो सकता है। और हर एक जनजातीय विद्रोह का एक मूल कारण जरूर था, ये सारे चीजों को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। देखिए इस तरह के ऑप्शनों में क्या है ना कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन जो ब्रॉड कवर करता है ना उसको आपको सही मानना होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली, फिर आ गई भू व्यवस्था प्रणाली, लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? मैंने कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भू व्यवस्था लाया था 1793 में, जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, कि अस्थाई बंदोबस्त मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट। तो जो लाई थी ना, तो एक और चीज पे ऐड करना है कि 1790 में, ठीक है, 1790 में
क्या हुआ था कि 10 वर्षों तक भूमि को लीज पर दिया जाता था कि आप इस पर जमींदारी कीजिएगा, हम कर चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन 1793 में क्या किया कि इसको हम परमानेंट कर दिया, उसको परमानेंट मालिक बना दिया, ठीक है ना। हाँ, तो जब परमानेंट मालिक बना दिया मतलब उसको कानूनी अधिकार दे दिया कि भाई अब इसका हक मतलब मालिकाना हक हो गया, ठीक है। आइए पहले कथन देखते हैं, उसके बाद इसे बात करेंगे। पहला जो कथन है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ठीक है। अब अधिक सशक्त क्या है, जमींदार तो मालिक था, रैयत क्या, एक तरह का गुलाम था, किसान थे। रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। और जमींदार, क्योंकि जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और जमींदारों को भूमि देते थे कि हाँ भाई हमको आप तुम किसानों से जुतवाओ या जो करो हमको कर चाहिए। तो जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी ना, इसमें 8/9 जो भाग है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था कर के रूप में, और 1/9 है वो रखना पड़ता था किसको, जमींदार रखते थे, ठीक है। तो इसमें तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को और अधिक सशक्त, यह मतलब विवाद का नहीं होता, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी अगर जमींदार को मालिक बना दे रहा है, उसको अधिकार दे रहा है, तो यह विवाद का कारण होगा ही नहीं। कोई कोई विवाद करेगा कोई, तो यह भी नहीं होगा। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, न्यायिक पद्धति को क्या है, अधिक अगर कार्यकुशल बनाया जाएगा तो विवाद क्यों बढ़ेगा भाई, वो तो विवाद में कमी आएगी ना, तो यह भी नहीं होगा। देखिए लॉजिक से खत्म हो गया। तब विवाद का आखिर कारण क्या था, तो विवाद का कारण था कि मान लेते हैं कि दो कोई जमींदार है, जमींदार ए है और जमींदार है बी है। तो शुरुआत में इसको 10 साल के लिए जमीन दिया गया, फिर बाद में बी को दिया गया 10 साल के लिए जमीन दिया गया कि आपको दे रहे हैं और आप कर दीजिए। तो अब दिया गया, लेकिन 1793 में क्या हुआ कि भाई अस्थायी कर दिया गया। अब ये जमीन क्या हो गया, ये बी क्या हो गया, बी इसका मालिक हो गया। तो एक को दुख होगा कि भाई भाई पहले इस पर हम खेती करते थे, हम जमींदारी वसूल करते थे, अब बी कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विवाद की संख्या बढ़ रही थी। दूसरा ज्ञान क्या हो सकता है कि ठीक है कि पहले हम ए को दिए हैं जमीन करने के लिए, लेकिन इससे लगान ये से कर वसूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी जमीन को नामिन कर दिया बी से, तो बी ले लिया, ठीक है कि हाँ। तो अब बी बोलेगा भाई, ये बोलेगा कि भाई मेरा जमीन था आप इसको दे दिए, तो उससे विवाद बढ़ेगा ही। तो इस तरह से विवाद धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इसमें जो कारण दिए हैं इस सब कोई कारण नहीं था जिससे भूमि का विवाद बढ़ रहा हो, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ द एबव, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि विवाद का जो कारण क्या था, ठीक है ना। मालिकाना हक, आप किसी को अस्थाई परमानेंट जमीन दे रहे हैं तो रजिस्ट्री कर लेगा ना, अपने नाम पर लिखवा लेगा। तो पहले किसका जमीन था, पहले किसका जमीन था, वो बोलेगा कि भाई पहले मेरा जमीन था, वो बोलेगा नहीं पहले मेरा जमीन था। अच्छा, एक और उदाहरण याद में आ रहा था, उदाहरण याद में आ रहा है, याद आ रहा है अभी, कि मेरा जो गांव में है ना, मेरे गांव की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लोग बसे हुए हैं पहले से, ठीक है। अब रेलवे बोल रहे हैं कि नहीं, ये रेलवे की जमीन है, आप लोग खाली कीजिए। और गांव वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये रेलवे की जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन है, मेरा दस्तावेज है, हम यहाँ से इसका खाता खसरा है, हम इसका कर भर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो अब विवाद बढ़ रहा है। तो इस तरह से विवाद बढ़ रही थी, विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी एक कारण है। तो उस तरह से भी चीजें समझ सकते हैं कि इस पर लोग बसे हुए, अब रेलवे करेंगे नहीं मेरी जमीन है, तो यह भी एक समस्या, विवाद का कारण बन सकता है। तो विवाद का कारण ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, इसलिए ये हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।